कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है हर्ष, जो कि क्या कर रहा है, किसानी कर रहा है। जितना आसान वो किसानी को समझा करता था, किसानी उतनी ज्यादा आसान नहीं है। तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को तो हम आए दिन क्या करते हैं, सुनते रहते हैं एग्रीकल्चर क्या है। बट अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर जो आप सोचते हैं उससे काफी ज्यादा है। एग्रीकल्चर में डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। और अगर हम बात करें, डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, क्या बताया गया, इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर हम देखें, आपकी कंट्री हो गई, मेरी कंट्री हो गई, हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश की अगर हम बात करें, वो कंट्री जो मेनली किस चीज पर डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट है। आपने आए दिन सुना होगा कि आपके पापा कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं तो अपने गांव चला जाऊंगा, बढ़िया खेती किसानी करूंगा। हमारे भारतीयों का फेवरेट डायलॉग है, क्या कर लेंगे हम, खेती किसानी कर लेंगे। तो खेती किसानी क्या इतनी ज्यादा आसान है? खेती किसानी को आप इस तरीके से समझते हैं क्या, हम गए, हमने फावड़ा उठाया और जाके खेती करने लगे? इतनी आसान तो नहीं है कि गए और मिट्टी पे हमने क्या कर दिया, सीड डाल दी और खेती होने लगी। इतना आसान नहीं है। देखिए क्या बताया जाता है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। Produces not only the food which we directly consume but also the raw material which are used in various industry। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी यानी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिससे हमारी इकोनॉमी क्या करती है, स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे खाने के लिए खाना उगाते हैं। किस तरीके के खाना उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। गेहूं उगाएंगे तभी तो जाकर हम अपने आलू के पराठे खा पाएंगे, गेहूं में हम क्या करेंगे, आटा निकाल पाएंगे। फिर अगर हम ध्यान दें, जो अलग अलग इंडस्ट्री है जो अपने क्या बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, उनको भी हम कहां से उगाते हैं, उनको भी हम उगाते हैं एग्रीकल्चर से। तो हम कह सकते हैं भैया, एग्रीकल्चर हमारी वो एक्टिविटी है जिसके मदद से हम क्या कर पाते हैं, बाकी कामों को कर पाते हैं। अगर एग्रीकल्चर बंद हो जाए तो काफी तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं वो काम करना बंद कर सकती है। इवन किसी भी प्रकार का इंपैक्ट किस पर होता है, अगर कृषि पर होता है तो हमें खाने को खाना नहीं मिलेगा। जैसे कई बार आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट कंट्रीज उस समय सीवियर क्या फेस करती है, सिचुएशन फेस करती है, जब वहां पर एग्रीकल्चर क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव आपकी वो पर्टिकुलर फार्मिंग है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, जहां पर फार्मर क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, वहां पर खेती करते हैं। वो क्या करते हैं, मेनली जंगलों की जमीन को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। डन ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग, जहां पर जो कृषि करने वाले लोग रहते हैं वो मेनली वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज रहती है जो जंगलों के अंदर रहती है, जंगलों के बाहर रहती है। वो क्या करती है, छोटे छोटे फॉरेस्ट लैंड एरिया को क्लियर करती है, जिस कारण आप कह सकते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग इज डन ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। और साथ ही में अगर हम बात करें प्रिमिटिव और ट्रेडिशनल टूल, अब आपने देखा होगा आजकल हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कृषि के लिए। बट अगर हम बात करें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो पर्टिकुलर फार्मिंग है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पुराने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पुराने टूल्स यानी बैल के पीछे हम क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं बखर, जिसके वजह से क्या हो सकता है, हमारी जमीन को टिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें हथौड़ी हो गया, या हम बात करें फावड़ा हो गया, गेती हो गई, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेती के लिए। और भी अगर हम बात करें, व्हेन फर्टिलिटी डिक्रीजेस फार्मरशिप, यहां पर जब एक बार फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है 3 से 4 साल खेती करने के बाद, तो जो फार्मर रहता है वो एक पर्टिकुलर जमीन से दूसरी जमीन पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका क्या है, प्रिमिटिव फार्मिंग है, वो पर्टिकुलर फार्मिंग है जो कि बहुत छोटे लैंड पर करी जाती है, स्मॉल स्केल पर करी जाती है। इसका मेन उद्देश्य रहता है फैमिली की जो फूड की नीड है उसे फुलफिल करना। बट अगर हम बात करें, हम ऐसी कृषि भी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ना सिर्फ अपने खाने के लिए, बट अगर हम बात करें बेचने के लिए भी क्या करते हैं, चीजों को ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। लेबर इंटेंसिव के साथ आपको कैपिटल इंटेंसिव
में भी देखने को मिलता है, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप बहुत ज्यादा लेबर की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। लेबर क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर खेती करने में हेल्प करते हैं। जैसे अकेला जो किसान है वो क्या नहीं कर सकता है, जगह जगह जाके बीज नहीं डाल सकता, फर्टिलाइजर नहीं डाल सकता, हथौड़ा लेकर क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। उसे क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे लोगों की हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप अकेले क्रिकेट के मैच खेलने चले जाए, तो क्रिकेट मैच आप अकेले खेल सकते हैं क्या, नहीं खेल सकते। आपको 10 लोगों की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि हम दोनों टीम में क्या कर सके, प्लेयर कर सके। वैसे ही कृषि में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर के लिए एक व्यक्ति लाना पड़ेगा, बीज डलवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, पानी डलवाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। कुछ काम आप आपके एंड से कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, यहां पर हम क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के HYV सीड हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपके ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, थ्रेशर वगैरह आ गए। और भी अगर हम बात करें, डिफरेंट टिलिंग मशीन्स भी आज आने लगी है, जिनका हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। ना सिर्फ हम क्या करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट इरिगेशनल सिस्टम को भी आज हमने बहुत ज्यादा बेटर कर लिया है। इसके अंदर एक आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में थोड़ा सा ही अंतर रहता है। दोनों को लार्ज स्केल पे तो किया जाता है, बट यहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव करते हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर हम बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लार्ज एरिया में क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग का एक पर्टिकुलर टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन। क्या कहते हैं, प्लांटेशन। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम इन पिक्चर से देखें, यहाँ पर क्या करा जाता है। जैसे अंकल क्या कर रहे हैं, एक डंडा लेके खड़े हो गए, मैं क्या करूंगा, केला तोड़ूंगा और बंदर जैसे क्या करने वाला हूँ, केला खाने वाला। चलो मजाक साइडते हैं, ये केला नहीं खा रहे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस चेक करने आए हैं कि जो इन्होंने फसल लगाई है बनानास की, वो उतने अच्छे से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर बैम्बू, तो जब हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे 100 हेक्टेयर्स हो गया, 1000 हेक्टेयर हो गया, 2000 हेक्टेयर्स हो गया, इतनी लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, सेम फसल को लगा देते हैं, जिसमें टी कॉफी भी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी फार्मिंग को कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। अब प्लांटेशन में ऐसा होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये किसका टाइप है, कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे सिंगल फसल को लगाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स में, इरिगेशन में, ताकि प्रोडक्टिविटी को क्या करा जा सके, बढ़ाया जा सके। ना सिर्फ अगर हम बात करें, यहाँ पर जो चीजें प्रोड्यूस होती है वो हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक यूज में आती है, बट अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज क्या करती है, उन सारी चीजों का एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। टी आ जाती है, कॉफी आ जाती है, रबर आ जाती है, शुगर केन आ जाता है। ये सारी चीजें प्लांटेशन फार्मिंग का टाइप है। तो आप कह सकते हैं प्लांटेशन वो पर्टिकुलर फार्मिंग है जिसको भैया मैं तो बहुत बड़ी जमीन लेके क्या करने वाला हूं, परफॉर्म करने वाला हूं। तो ये कौन सी होती है, प्लांटेशन फार्मिंग। बट अगर हम बात करें, जो भी फार्मिंग हम करते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में करते हैं। जैसे हमारी बुक में मेनली 3 सीजन्स के बारे में हमें बताया गया, राबी, खारिफ और जैद। जैद वो पर्टिकुलर शॉर्ट सीजन है जो अप्रैल से जून के बीच में चलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, जैसे तरबूज वगैरह हो गया। फिर आता है कौन सा, खारिफ सीजन। खारिफ सीजन कौन सा वाला सीजन होता है, जल्दी बताओ। राबी सीजन कौन सा होता है, वो आपको बताना है। खारिफ और राबी, खारिफ सीजन की अगर हम बात करें, जो रेनी सीजन में स्टार्ट होता है वो खारिफ सीजन है। और अगर हम बात करें, राबी सीजन आपका कूल ग्रोइंग वाला सीजन है। कूल ग्रोइंग वाला सीजन यानी जो विंटर्स में फसल लगाई जाती है वो आपकी राबी सीजन में आ जाती है। अब जल्दी से क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं। हमें क्या बताया जाता है, सबसे पहले हमें हमारे चावल के बारे में बताया जाता है। चावल आप क्या करते हैं, शाम को थाली में जो चावल खा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके थाली में आ गए क्या, भगवान ने बोला ले बच्चे आज तेरी थाली में क्या आने वाला है, चावल आने वाला, नहीं। उसको हमें क्या करना पड़ता है, किसान के हेल्प से ग्रो करना पड़ता है। तो राइस के बारे में क्या बताया जाता है, राइस हमारी एक स्टेपल फूड क्रॉप है। राइस हमारी क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। ये एक पर्टिकुलर खारिफ क्रॉप है। खारिफ यानी इसको बारिश के सीजन में लगाया जाता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम नॉर्दर्न प्लेन, डेल्टाइक रीजन और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इवन कोस्टल रीजन है, वहां पर बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। जिसके कारण आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा चावल कंज्यूम करते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्या करते हैं, अपने आए दिन खाने में क्या कंज्यूम करते हैं, चावल कंज्यूम करते हैं। और हमारा भारत वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। किसका प्रोड्यूसर है, राइस का। अब राइस के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है हमारी व्हीट। कौन सी है, व्हीट। हम सब लोगों की जो कि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रोटियां खाते हैं।
रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, डिफरेंट तरीके के आटे से बनने वाली चीजों को कंज्यूम करते हैं, जिस कारण व्हीट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब राइस की बात की जाती है तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लोगों के लिए जो फूड क्रॉप है वो है व्हीट। ये एक राबी क्रॉप है, इसको कूल ग्रोइंग सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें नवंबर से जो महीना आता है मार्च का, उस बीच में इसको क्या करा जाता है, ग्रो करा जाता है। गंगा सतलुज प्लेन और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसको हम बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। 50 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। राइस को कितनी बारिश चाहिए, राइस को 120 सेंटीमीटर या अबव 120 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अब राइस और व्हीट के बाद आ जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप पे, जो कि कौन सी है, मिलेट्स। कौन सी है, मिलेट्स। मिलेट्स आपका होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज कहने का मतलब है जिसमें ढेर सारे क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, डिफरेंट चीजें आपको क्या मिल जाती हैं, इन फसलों से मिल जाती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर हम बात करें ज्वार को हम क्या करते हैं, ह्यूमिड एरियाज में ग्रो करते हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बाजरा को हम क्या करते हैं, सैंडी सॉइल पे ग्रो करते हैं, जो कि आपको राजस्थान और अगर हम बात करें गुजरात में देखने को मिल जाता है। इन फसलों के बाद हमारी प्यारी आ जाती है मेज। क्या आ जाता है, मेज। आपने भुट्टे के बारे में सुना होगा। भुट्टा हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भुट्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप क्या कर रहे हैं, बारिश के दिन में बाहर घूमने जा रहे हैं, जैसे आपको भुट्टे की रेहड़ी दिखती है, आप क्या करते हैं, भुट्टा खाने पहुंच जाते हैं। भुट्टा वाले भैया को बोलते हैं, भैया फटाफट दो क्या लगा के दो, भुट्टे लगा के दो, उस पर नमक मिर्ची आपको क्या करना है, ऐड कर देना। नमक मिर्ची जब हम ऐड करवाते हैं तो उसका टेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट वापस ये भुट्टा ग्रो कब करा जा रहा है, भुट्टा हमें मिल कैसा रहा है वो भी देख लो। ये एक फूड और फॉडर क्रॉप है, यानी हम भी कंज्यूम करते हैं, जो हमारे जानवर हैं वो भी क्या करते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं। ये एक खारिफ क्रॉप है, इसको 21 से 27 डिग्री के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये ग्रो करता है ओल्ड एलिवियल सॉइल पे। ओल्ड एलिवियल सॉइल यानी वहां पे पत्थर और कंकड़ की मात्रा भी रहती है, फिर भी ये क्या करता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको सबसे ज्यादा ग्रो करा जाता है। अब मेज के बाद हम क्या करते हैं, अगली क्रॉप की तरफ आ जाते हैं, जो कि कौन सी है, पल्सेस। अब भैया पल्सेस क्यों है, अब पल्सेस इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, दालों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे बचपन में हमारी मम्मी क्या करती थी, जब वो दाल उबालती थी तो वो एक कटोरी में हमें उबली हुई दाल निकाल कर देती थी। उबली हुई दाल इसलिए निकाल कर देती थी क्योंकि दाल कंटेन करता है प्रोटीन, और हमारे भारत में हम सारे मोस्ट ऑफ द लोग क्या है, वेजिटेरियन है, जिस कारण अगर हम बात करें ये हमारी क्या है, फूड की या प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। तो पल्सेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी दालें हम खाते हैं, तुअर खाते हैं, उड़द खाते हैं, मूंग खाते हैं, फिर मटर की दाल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं। अगर मैं मेरी फेवरेट दाल की बात करूं तो मैं तुअर की दाल खाता हूं। आप सब अपनी अपनी जो दाल आपको अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया हम तो ये वाली दाल खा लेते हैं। हमारा भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, इवन प्रोड्यूसर के साथ हम कंज्यूमर भी हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, दालों को अपने खाने में कंज्यूम करते हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वो पर्टिकुलर रीजन है जहां पर हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दालों को उगाते हैं। और आप देखेंगे जो किसान दाल उगाते हैं वो इसको रोटेशन में उगाते हैं, यानी पहले एक फसल आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली हो जाती है, फिर एक फसल आपकी कौन सी, प्रोटीन वाली हो जाती है, ताकि जमीन की जो न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटी रहे या कैपेसिटी रहे वो नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे, कभी कम या कभी ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद आता है ऑयल सीड। अब भैया जिस तरीके से हम दाल खा रहे हैं, हम अपने खाने को फ्राई करने के लिए तेल का इस्तेमाल नहीं करते क्या? जैसे कई लोगों को घर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा तेल मिर्च का खाना वो बनाते हैं, कई घरों में बिल्कुल तेल नहीं डालते हैं। बट अगर हम बात करें, ऑयल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कुकिंग के लिए, बट अगर हम बात करें जो सोप हो गया, सोप के अलावा ऑइंटमेंट हो गए, जो हम ट्यूब वगैरह लगाते हैं, कभी आपको लग जाती है तो आप लगाते हैं ना वही वाली ट्यूब, उसके अंदर भी क्या करा जाता है, ऑयल्स का इस्तेमाल करा जाता है। ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सीसम सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए। आपने देखा होगा सरसों का तेल हम खा रहे हैं, सरसों के अलावा हम क्या कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंट फलीदाने का तेल खा रहे हैं। तो अलग अलग जो तेल रहते हैं उनको अलग अलग तरीके के ऑयल सीड से निकाला जाता है। ऑयल सीड को मेनली कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम बात करें सोप्स में, जो हमको क्या मिल जाती है, ऑयलनेस मिल जाती है, ऑइंटमेंट में मिल जाती है, कॉस्मेटिक्स में मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश हमारे देश के वो पर्टिकुलर स्टेट है जो लार्ज नंबर में क्या करते हैं, ऑयल सीड को ग्रो कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाता है ऑयल सीड। ऑयल सीड के बाद अगली जो फसलें आती हैं
इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, बट अगर हम बात करें इनको हम क्या करते हैं, एज बेवरेज ड्रिंक करते हैं। बेवरेज यानी ड्रिंक, बेवरेज यानी ड्रिंक, जो कि हम क्या करते हैं, चाय के रूप में पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। जैसे शाम हुई, शाम को हमें चाहिए चाय, शाम को क्या चाहिए, चाय। चा चा चा, जो हम चाय चाय पीते हैं, बार बार पीते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, हर जगह चाय पीते हैं, वो चाय के बारे में पढ़ लेते हैं। चाय के बारे में क्या बताया जाता है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन याद करो, प्लांटेशन में पढ़ कर आए थे। इसे लार्ज स्केल पे क्या करा जाता है, ग्रो करा जाता है। कभी आप वेस्ट बंगाल जाना या आसाम जाना, वहां पर आपको देखने को मिला बड़े बड़े पहाड़ों पर क्या कर दिया गया है, चाय की फसलों को लगा दिया गया है। ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए, उसको पता रहता है ये पत्ता अच्छा है, ये पत्ती अच्छी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चाय पत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्रो करा जाता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पे, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिल जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वो एरियाज जहां पर इवन बारिश काफी ज्यादा होती है या बारिश कम होती है, बट सब ट्रॉपिकल एरियाज हम वो वाले लेते हैं जहां पर बेटर इरिगेशनल फैसिलिटीज है। इसको वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट में उगाया जाता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए, टेम्परेट रहना चाहिए। और अगर हम बात करें मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए। रेनफॉल इसको थ्रू आउट द ईयर चाहिए, मतलब बारिश होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर एक दिन में 2 किलोमीटर तक की बारिश हो गई, नहीं, यहाँ पर रेन शावर्स होना चाहिए। आधे घंटे हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 2-4 दिन में, तो इससे क्या रहती है, चाय की पत्तियां जो रहती है वो अच्छी रहती है। बट चाय का ऑप्शन आज हमारे पास है कॉफी। भैया चाय नहीं है तो कॉफी पकड़ा दो, हम कॉफी पी लेंगे। कॉफी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो कॉफी के बारे में देख लेते हैं। इंडिया की जो कॉफी है अरेबिका वैरायटी की, उसको वर्ल्ड में अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। जो आप नेस्कैफे पढ़ते हैं या डिफरेंट ब्रांड्स पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो इंडियन ब्रांड्स हैं। इंडियन ब्रांड्स यानी वहां पर इंडिया की कॉफी का इस्तेमाल करा जाता है। फिर अगर हम बात करें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसको बहुत ज्यादा ग्रो करा जाता है। आपने बाबा बुडान हिल्स का नाम सुना होगा। बाबा बुडान हिल्स में हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब टी और कॉफी के बाद हमारी अगली फसलें आ जाती है शुगर केन और कॉटन। अब भैया चाय में हम बगैर शक्कर की चाय तो पियेंगे नहीं, चाय की जरूरत है। ठंड में खाने के बाद हम गुड़ खाते हैं, तो वो गुड़ और शक्कर हो गई, खंडसरी हो गई, मोलासेस हो गए, ये सारे बनते कैसे हैं, शुगर केन से। शुगर केन वही है जिसको हम क्या करते हैं, ग्यारस वाली पूजा में गन्ने को सजा के गोल गोल रख देते हैं, फिर क्या करते हैं, 4 दिन तक गन्ने खाते रहते हैं। वही गन्ने को हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सी वाली है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर में आसानी से ग्रो करता है। 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल इसको क्या रहती है, सफिशिएंट रहती है। इससे हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, खंडसरी बनाते हैं, ये सारे क्या रह जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इसको ग्रो करा जाता है। पहले इसको यूपी में ज्यादा ग्रो करा जाता था, बिहार में ग्रो करा जाता था, बट अगर हम बात करें कुछ समय से इसका जो शुगर का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, हमें वेस्टर्न और सदर्न स्टेट में मिलता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके शुगर केन इन स्टेट में जाती जा रही है। अब आ जाती है हमारी लास्ट फसल, जो कि कौन सी है, कॉटन। कॉटन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्ल्ड में अपने कॉटन की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के यार्न रहते हैं, कॉटन यार्न, इंडिया उसे क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फिर अगर हम बात करें, ये ग्रो करती है ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल कौन सा वाला, डेक्कन प्लेट्यू वाला। फिर अगर हम बात करें, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 30, 35, 40 में भी हमारा जो कॉटन रहता है वो क्या रहता है, चंगासी रहता है। फिर अगर हम ध्यान दें, लाइट रेनफॉल, ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, 210 दिन तक इसको हमें क्या करना पड़ता है, वार्म टेम्परेचर में क्लियर स्काई के नीचे रखना पड़ता है। और अगर हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो रीजन है जहां पर हम क्या करते हैं, कॉटन को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। अब ये फसलें तो वो हो गई जिन्हें या तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, या तो उनसे क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट अगर हम बात करें, जो फल हम खाते हैं, सब्जियां हम खाते हैं, वो भी किसका पार्ट रहता है, वो भी पार्ट रहता है क्रॉप्स का। तो उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो फसलें किस में आ जाती हैं, जो फसलें आपकी फलों में आ जाती है, सब्जियों में आ जाती है, उन फसलों को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। और भारत जाना जाता है डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करने में। चाइना के बाद सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग तरीके के आम उगाते हैं। आपने आम के नाम सुने होंगे, सफेदा उगाते हैं, दशहरी उगाते हैं, लंगड़ा उगाते हैं, सिंदूरी उगाते हैं। यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल
में, इन सारे रीजन में सबसे ज्यादा हम क्या उगा लेते हैं, आम वगैरह उगा लेते हैं। ऑरेंज आपने सुना होगा, जो नागपुर का संतरा है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। नागपुर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक बोरी भर के जो संतरा है वो आपको 800-1000 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी खेती करी जाती है। फिर और अगर हम ध्यान दें, आप बनाना, आपने देखा होगा, आप कभी महाराष्ट्र साइड गए होंगे तो वहां पर बड़े बड़े केले आपको देखने को मिल जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा सस्ते दाम में दे देते हैं। फिर अगर हम बात करें, लीची हो गए, गुआवा हो गया, या उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में ग्रो करा जाता है, क्योंकि इनको कूल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एप्पल्स हो गए, जिनको हम क्या करते हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में उगा लेते हैं। फिर अगर हम ध्यान दें, वेजिटेबल, इंडिया क्या करता है, ना सिर्फ फल के अलावा बहुत सारे वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। जैसे मम्मी क्या करती है, कभी टिंडे बना दे रही है, कभी गोभी बना दे रही है, कभी पत्ता गोभी बना दे रही है, कभी शिमला मिर्च बना दे रही है, क्योंकि हमारे देश में सब्जियों की कमी नहीं है। हम क्या करते हैं, ढेर सारी सब्जियों को ग्रो कर लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर वो फसल है जो फलों की रहती है और किसकी रहती है, सब्जियों की रहती है। हमारे इंडिया क्या करता है, लार्ज स्केल में से ग्रो करता है। अब आ जाते हैं कि अगर हमें क्या करना है, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, क्योंकि भैया एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगा तो मेरा दोस्त हर्ष हो गया, आपके आने वाले जो दोस्त हैं उनमें से कई लोग खेती किसानी करने वाले हैं, और हमारे पापा लोग जब कहते रहते हैं हम तो खेती किसानी करने लग जाएंगे भैया, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो हमारे भारत में शुरुआती 5 ईयर प्लान से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड रिफॉर्म लेकर आए। पहले जो जमींदार के पास ढेर सारी जमीन हुआ करती थी उसे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि सारे लोगों के पास जमीन रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन जैसी टेक्निक आई, जिसके वजह से हम HYV सीड को ला पाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए, मिल्क के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर पाए। हमारी गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लेकर आए ताकि किसान लोगों को सस्ते से सस्ते दामों पे लोन मिल जाए और उनकी जो क्रेडिट नीड है वो फुलफिल हो जाए। इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी तरीके के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो हर्ष की तो फसल खराब हो जाएगी, तो हर्ष को अगर फसल हमें सही रखना है तो गवर्नमेंट उसे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसे इंश्योरेंस देगी। फिर अगर हम बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं हम देखते हैं, और अब पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम जैसी चीजें हम देख लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं।